देखिए, आपने बहुत लोग के मुँह से ये तो ज़रूर सुना होगा कि फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लो तो आपको बहुत एक अलग बात होती है। आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी सुने होंगे जैसे कि स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड। आपको यहाँ से पढ़ने के बाद एक वेल एजुकेटेड और एक बहुत स्किलफुल इंसान समझा जाता है। लेकिन हज़ारों साल पहले ऐसी ही कुछ बातें हमारे देश की भी एक यूनिवर्सिटी के लिए बोली जाती थी, जिसके बारे में सोचने पर भी लोग आज सोचते हैं कि इतने हज़ारों साल पहले भी ये सब कैसे पॉसिबल था। जिसको उस वक़्त का दुनिया का एजुकेशन का हब भी माना जाता था। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो 800 सालों तक चली और जिसके वक्त को आज भी इंडिया का गोल्डन एज माना जाता है। आज यूनेस्को ने जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया है। हमारी इतनी बड़ी और अपने वक्त से बहुत आगे चलने वाली यूनिवर्सिटी, जहां उस वक्त एक ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा भी हुआ करते थे, जिनने देश और पूरी दुनिया को जीरो की खोज करके दी, और जिस यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता था कि वहाँ के वॉचमैन तक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया करते थे, ऐसे ही एक हिस्टोरिक वंडर का नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में नालंदा की हिस्ट्री से लेके आज उसके रिनोवेट होने तक की पूरी कहानी को समझेंगे। कैसे उस वक्त खिलजी ने एक झटके से इस पूरे ज्ञान के समुद्र को इतिहास के पन्नों में समेट के रख दिया, और कैसे उस हमले के बाद नालंदा और उसके अंदर सैकड़ों सालों का ज्ञान खाक में मिलता रहा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर लोगों को नालंदा के बारे में पता कैसे चला। क्योंकि जब इसमें हमला किया गया था उसके सालों तक ये पूरी तरह से वीरान और इतिहास के पन्नों में कहीं गायब हो गई थी, जिसके बाद लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था। साल होता है 1811 का, जब बिहार के कुछ लोकल लोगों को ये बहुत बड़े बड़े खंडर और मिट्टी के टीले दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो फ्रांसिस बकमैन को बताते हैं, जो कि एक स्कॉटिश सर्जन होते हैं, जिनने उस वक्त इंडिया में रहते हुए एज अ ज्योग्राफर बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था। जिसके बाद बकमैन इस साइट का सर्वे करते हैं और विजिट करते हैं वहां। हालांकि इस वक्त तक बकमैन ने इस पूरी साइट को नालंदा से जोड़ते हुए नहीं देखा था। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम और नई बनी हुई एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 और 62 में इसका ऑफिशियल सर्वे करते हैं। लेकिन इस पूरी जगह की सिस्टमेटिक जो खुदाई शुरू हुई वो 1915 में जाके शुरू हुई और 1937 में खत्म हुई। पहले राउंड की खुदाई खत्म होने के बाद सेकंड राउंड की खुदाई शुरू होती है 1974 से 1982 के बीच। इस खुदाई में हमें 11 मोनेस्ट्रीज यानी कि विहार भी मिलते हैं और 6 बड़े बड़े ईंटों से बने हुए मंदिर भी मिलते हैं, और कुछ बिल्डिंग ऐसी ही मिलती हैं जिससे हमें जले होने का सबूत भी मिलता है। इस आग के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जिसको हम वीडियो में आगे आपको जरूर बताएंगे। इस खुदाई में हमें बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि कुछ हार्ड सरफेस जैसे पत्थर में खुदाई करके लिखा गया होता है, उसे इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो अब तक समझ गए होंगे कि कैसे हमें नालंदा की इतनी एग्जैक्ट डेट्स और डिटेल्स के बारे में पता है, क्योंकि खुदाई में निकली हुई इन्हीं इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को इन्हीं सब जानकारी के बारे में पता चला। तो अब हम नालंदा को शुरुआत से देखते हैं। इंडिया की एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का सिरा इतिहास में कहां पर से शुरू होता है। नालंदा का इतिहास शुरू होता है 5वीं सदी से यानी कि 5th सेंचुरी आईडी से। खुदाई के वक्त आर्कियोलॉजिस्ट को एक सील मिलती है जिसमें एक राजा का नाम होता है शाक्रादित्य, जिसको कि नालंदा के फाउंडर फादर के तौर पर देखा जाता है। और इस बात की जानकारी हमें एक चाइनीज पिलग्रिम वेनसांग के ट्रेवेलॉग से भी पता चलती है। देखिए, हिस्ट्री में पहले राजाओं को बहुत सारे नाम दिए जाते थे। खुदाई के वक्त हमें जो सील मिली थी जिसमें शाक्रादित्य का नाम लिखा था एज अ फाउंडर ऑफ नालंदा, बाद में कुछ स्कॉलर जैसे कि एंड्रयू और हेडमेट स्कैफ बताते हैं कि शाक्रादित्य और कुमार गुप्ता वन, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के किंग हुआ करते थे, वो दोनों सेम है जिनने की नालंदा को स्टैब्लिश करा था। बाद में और भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं नालंदा की साइड से, जो कि तस्वीर एकदम साफ कर देते हैं कि कुमार गुप्ता वन ही, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे, उनने ही नालंदा को स्टैब्लिश करा था। नालंदा इतिहास में एक बहुत जाना माना बुद्धिस्ट महाविहार हुआ करता था, जिसको हम अक्सर ग्रेट मोनेस्ट्रीज भी बोलते हैं। नालंदा अपने टाइम में दुनिया का एक बहुत जाना माना लर्निंग हब हुआ करता था, जिसमें विदेशों से भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आया करते थे। नालंदा एंशिएंट टाइम के राजगीर शहर में हुआ करता था, जो कि आज का राजगीर है, जो बिहार में सिचुएटेड है। नालंदा 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक बहुत अच्छी से चली, जब तक का उस पर अटैक करके इसको खाक में नहीं मिलाया गया। देखिए, इस वक्त को इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्ता अंपायर के अंडर नालंदा ने 5th और 6th सेंचुरी में बहुत ग्रो करा। इस वक्त में नालंदा ने अपना कंट्रीब्यूशन आर्ट्स और स्टडीज में बहुत दिया, जिसको देख के कि दुनिया से बहुत सारे स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आए। गुप्ता एरा का एक कंट्रीब्यूशन के बारे में हमें बहुत सारी हिंदू और बुद्धिस्ट सील से पता चलता है, जो हमें खुदाई के टाइम पे मिली नालंदा की साइट पे। और बहुत सारे ऐसे आर्टवर्क और बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन भी हमें उस जगह से मिले, जो एक गुप्ता स्टाइल में लिखे गए थे, जिससे साफ पता चलता है कि गुप्ता एरा का कितना कंट्रीब्यूशन नालंदा के वक्त में रहा। गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद जो नालंदा की पूरी देखरेख करी वो करी किंग हर्षा ने, जिसको कि बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट में किंग शिलादित्य के नाम से भी लिखा गया है। वेनसांग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे, वो हर्षा के बारे में बताते हैं कि हर्षा एक वैश्य कास्ट के हिंदू किंग हुआ करते थे 7th सेंचुरी में। ऐसे ही बहुत सारे राजाओं ने नालंदा की देखभाल करी और नालंदा इस वक्त में अपनी पूरी ऊंचाइयों में पहुंचा। एक के बाद एक राजाओं ने नालंदा को धीरे धीरे ऊंचाइयों में पहुंचा दिया था, और ये वही वक्त था जब नालंदा पूरी तरह से एक लर्निंग सेंटर के तौर पर उभर के सामने आया था। देखिए, आपने ये तो जरूर देखा होगा कि जो आजकल हमारी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं,
उनको भी कुछ डोनेशंस और कुछ रिसोर्सेज की जरूरत लगती है अपने मैनेजमेंट को और अपने कैंपस को रन करने के लिए। सेम यही चीज अप्लाई होती है नालंदा के ऊपर भी। नालंदा भी उस वक्त का एक बहुत बड़ा कैंपस हुआ करता था जिसमें विदेशों से हजारों बच्चे आया करते थे और हजारों टीचर रहा करते थे। तो इन सब इतने बड़े मैनेजमेंट और इतने बड़े कैंपस को रन करने के लिए भी बहुत रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी। ये सब चीजों की कमी जो पूरी हुआ करती थी वो होती थी गाँव से वहां के। आपको जो हमने पहले के किंग हर्षा के बारे में बताया, उनने अपने खुद राज्य से 100 गांवों को नालंदा को डोनेट करा था, जिससे कि नालंदा के लिए राशन, कपड़े और बाकी चीजें आया करती थी। उस वक्त नालंदा में बहुत सारे ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स आया करते थे जो अपने रिकॉर्ड्स और अपने जो ट्रैवलॉग्स हुआ करते थे उसमें नालंदा के बारे में लिखा करते थे। और ऐसे ही एक ट्रैवलर थे येजिंग, जिनने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि करीब उस वक्त नालंदा में 3000 स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इतने बड़े कैंपस और इतने स्टूडेंट्स को रन करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत लगेगी। आपने वीडियो में जैसे पहले भी समझा कि बहुत सारे ट्रैवलर्स और बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट्स भी इंडिया में पढ़ने आया करते थे, खासकर नालंदा में, जिनके टेक्स्ट और ट्रेवलॉग्स का सहारा हम आज भी लेते हैं नालंदा को और गहराइयों से समझने के लिए। ऐसे ही कुछ चाइनीज ट्रैवलर्स थे जो उस वक्त इंडिया में आए नालंदा में पढ़ने के लिए। उसमें से एक थे ह्वेनसांग, जो कि इंडिया में करीब 630 में आए और 643 एडी में वापस गए, यानी करीब 10 साल इंडिया में रहे, जिसमें से उन्होंने 2 साल नालंदा में वहां के टीचर सैलभद्रा के अंडर पढ़ाई करी, जहां इनको एक इंडियन नाम भी दिया गया, मोक्ष देवा। यहाँ इनने योगाचार की पढ़ाई करी जो बाद में अपने साथ नालंदा से चाइना तक का लेके गए। जब वेनसांग चाइना वापस लौटे तो अपने साथ 657 यानी करीब 657 इंडियन टेक्स्ट जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हुआ करती थी उनको अपने साथ चाइना वापस लेके गए। देखिए उस वक्त नालंदा में स्टूडेंट्स को सिर्फ बुद्धिज्म और ये सब चीजें ही नहीं पढ़ाई जाती थी, वहां स्टूडेंट्स को लॉजिक, ग्रामर और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते थे जो उस वक्त के हिसाब से स्टूडेंट्स की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी हुआ करते थे। वेनसांग जो ट्रैवलर्स के बारे में आपसे हमने बात करी, उनने अपने टेक्स्ट में उस वक्त के इंडिया के ज्योग्राफी और इंडिया के कल्चर को भी डिफाइन बहुत बेहतरीन तरीके से करा है। वेनसांग के अलावा एक ऐसे ही ट्रैवलर और इंडिया आए जिनका नाम था येजिंग, जो कि इंडिया आए और करीब 14 सालों तक इंडिया में रुके, जिसमें से 10 साल इनने सिर्फ नालंदा पे गुजारे। और जब 695 एडी में अपने कंट्री वापस लौटे तो अपने साथ करीब 400 यानी कि 400 संस्कृत टेक्स्ट को और बुद्धिज्म रेलिक्स को अपने साथ चाइना वापस लेके गए, जिनको बाद में चाइनीज में ट्रांसलेट करा गया। येजिंग ने अपने टेक्स्ट में ये भी लिखा कि कैसे नालंदा में बुद्धिज्म को फॉलो करा जाता था और कैसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस मॉन्क्स के लिए बनाया करते थे जो उनको फॉलो करने ही पड़ते थे, और डेली के कुछ रिचुअल्स और कुछ रेगुलेशंस थे जो मॉन्क्स फॉलो किया करते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज येजिंग जो अपने टेक्स्ट में लिखते हैं कि नालंदा की जो सुबह की शुरुआत हुआ करती थी वो 1 घंटा बजने से शुरू होती। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे हमें नालंदा की इतनी हजारों साल पुरानी इतनी स्पेसिफिक और डेटेड डिटेल्स हमारे पास हैं, कैसे वहां मॉन्क्स रहा करते थे, कैसे उनकी डेली नीड्स पूरी हुआ करती थी, कैसे उन्हें खाना मिला करता था और कैसे गाँव से उनको गिफ्ट्स और राशन प्राप्त हुआ करता था। यही ट्रैवलर्स और इन ऐसे ही स्टूडेंट्स के नोट्स और ट्रेवलॉग से हमें आज भी जानकारी मिलती रहती है कि नालंदा में उस वक्त आखिर चला क्या करता था। क्योंकि इतिहास को हम तो भूल सकते हैं लेकिन इतिहास खुद को कहीं ना कहीं संभाल के जरूर रखता है। देखिए गुप्तास और किंग हर्षा के डिक्लाइन होने के बाद जिनने नालंदा को संभाला वो थे पालास। पालास डायनेस्टी ने इस जगह पे करीब 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी यानी करीब 400 सालों तक राज करा, जिनने नालंदा को वक्त पे संभाला। कुछ इंस्क्रिप्शन, लिटरेरी वर्क और सील्स हमें जो खुदाई के वक्त में मिली वो बताते हैं कि नालंदा पालास के वक्त में भी बहुत अच्छी तरह से रन कर रही थी और बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी। पाला डायनेस्टी के किंग देवपाल और किंग धर्मपाल जो कि उस वक्त नालंदा को एक्टिवली संभाल रहे थे। खुदाई के वक्त हमें कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं जो इन सब के बारे में बताते हैं। 2 नोटेबल इंस्क्रिप्शन है जो इन सब के बारे में बहुत अच्छी से बताते हैं। पहला था कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो कि हमें खुदाई के वक्त मिलता है, जिसमें किंग शैलेंद्र और किंग बालपुत्र देवा जो कि उस टाइम पे स्वर्णद्वीप यानी कि आज के हमारे सुमात्रा के किंग हुआ करते थे, जिनने नालंदा को कुछ दान दिया था, इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में वही सब नोट किया गया था। इसके बाद दूसरा जो इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है उसमें किसी वीर देवा के बारे में जिक्र किया गया था जिसने जवानी के टाइम पे नालंदा से वेदों की नॉलेज गेन करी थी और बाद में चल के वीर देवा को नालंदा का हेड बनाया गया था। एक ऐसी ही इंस्क्रिप्शन और बाकी सबूत भी मिलते हैं जो नालंदा की बहुत बड़ी लाइब्रेरी के बारे में भी जिक्र करते हैं, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में आगे आप करने जा रहे हैं। देखिए इस वक्त तक नालंदा का इन्फ्लुएंस इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर भी बढ़ता जा रहा था, जैसे कि सुमात्रा, इंडोनेशिया और सदर्न थाईलैंड तक का और बहुत सारे देशों तक का, जहां से बहुत सारे मॉन्क्स और स्टूडेंट्स नालंदा में पढ़ने आया करते थे। ये वही वक्त था 9th से 12th सेंचुरी तक का जब एक नालंदा एक प्राइम यूनिवर्सिटी और एक प्राइम लर्निंग सेंटर के तौर पर बाहर दिखाई दे रहा था। देखिए अभी तक हमने ये तो समझ लिया है कि कैसे नालंदा बनी, कैसे नालंदा ने ग्रो करा और किन किन डायनेस्टी के अंदर नालंदा ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करा और पूरी दुनिया को नॉलेज दी। कैसे ये सारे ट्रेवलर्स के टेक्स्ट और ट्रेवलॉग से हमें हजारों साल पहले बनी नालंदा के बारे में आज भी जानकारी मिलती रहती है। ये सब हम पहले अभी तक देख चुके हैं। वेनसांग जो कि चाइनीज ट्रेवलर जिनके बारे में हम इस वीडियो में बहुत बार बात कर चुके हैं,
उनकी ही बायोग्राफी से हमें यही पता चलता है कि नालंदा में वेदास, ग्रामर जिसको हम शब्द विद्या कहते हैं, लॉजिक, हेतु विद्या जिसको कहा जाता था, ये सारे सब्जेक्ट्स नालंदा में बहुत इजीली पढ़ाए जाते थे। और बहुत सारे मॉडर्न सब्जेक्ट जो आज भी हम पढ़ते हैं जैसे मेडिसिन, ये सब भी नालंदा में पढ़ाए जाते थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे नालंदा अपने वक्त से बहुत आगे और बहुत मॉडर्न एजुकेशन स्टूडेंट्स को दिया करती थी और लगातार ग्रो कर रही थी। ज़ुहैन सांग की बायोग्राफी से हमें यही पता चलता है कि उस वक्त नालंदा में करीब 1500 टीचर पढ़ाया करते थे और बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ा करते थे। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट जहाँ हजारों के नंबर पे स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे, वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हुआ करती थी, जिसके बारे में हमें कुछ एंशिएंट तिब्बतन टेक्स्ट से पता चलता है, जो आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है, द लॉस्ट लाइब्रेरी। ये एक 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी। हालांकि आज तक हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि इस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखी गई थी। कुछ रिसोर्सेज और कुछ किताबें हमें बताती हैं कि वहाँ लाखों के हिसाब से किताबों को रखा गया था और कुछ टेक्स्ट भी हुआ करते थे जिनको मॉन्क्स ने अपने हाथों से लिखा था। लेकिन ज्ञान के इस समुद्र को अब सूखने का वक्त आ गया था। साल था 1197 एडी का, जब उस रात तुर्क रूलर बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम था इख्तियार अल दिन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, जो अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ उस रात नालंदा पे अटैक करता है और इस पूरी यूनिवर्सिटी को खाक में मिला देता है, जिसके बारे में हम आगे अब देखने जा रहे हैं। सैकड़ों सालों से जो इमारतें अपने अंदर नॉलेज लेके खड़ी हुई थी, आज इन्हीं इमारतों को खिलजी और उसकी इतनी बड़ी आर्मी का सामना करना था। खिलजी उस रात गेट तोड़ के नालंदा के अंदर घुसता है, जहां हजारों स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स थे जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। इसके बाद वही होता है जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। खिलजी ने वहां के सारे मॉन्क्स के साथ साथ इस पूरी यूनिवर्सिटी को भी खत्म कर दिया था और अपनी पूरी आर्मी को आदेश दिया कि इस पूरी नालंदा को जला के राख कर दिया जाए। और इसी आग की लपटों में उस लाइब्रेरी का भी अंत हो गया, जिसमें हजारों सालों की नॉलेज और ज्ञान समेटा हुआ था, जिसमें बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट, टेक्स्ट, वेदास रखे हुए थे, जो आगे की पीढ़ी तक चलते वो उसी आग की लपटों में मिलके खाक में मिल गए। खिलजी के इस हमले ने सिर्फ बिल्डिंग्स को नहीं जलाया था, बल्कि सालों की और हजारों सालों की नॉलेज को और हजारों सालों के इंडिया के कल्चर को भी उस आग के हवाले कर दिया था। हमें ये सब चीजों के प्रूफ भी मिलते हैं, जैसे कि एक पर्शियन हिस्टोरियन मिनाज सिराज अपने एक टेक्स्ट में इस पूरे डिजास्टर का जिक्र भी करते हैं। और खुदाई के वक्त जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे इस जगह की इस साइट्स की होती है, तो वहाँ बहुत मोटी मोटी एक राख की लेयरें भी मिलती हैं, जो सबूत देती हैं कि इस पूरी बिल्डिंग को और पूरी जगह को सालों पहले आग के हवाले करा गया था। हालांकि इन सबके पीछे बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी है कि क्यों खिलजी ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को और उस लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया था। जैसे एक बहुत फेमस कहानी है जो आपने बहुत जगह पढ़ी भी होगी, कि एक बार खिलजी बहुत बीमार हो जाता है, इतना बीमार कि उसके राज्य के कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। इसके बाद उसे कोई सजेस्ट करता है कि उसे नालंदा के एक प्रोफेसर राहुल श्री भद्रा से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब खिलजी एक कट्टर मुस्लिम होने के नाते किसी भी हिंदू या फिर किसी भी गैर से अपना इलाज करवाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बाद खिलजी की तबियत में कोई सुधार नहीं होता और बहुत ज्यादा बीमारी बढ़ती जाती है। इस सबसे मजबूर होकर खिलजी राहुल श्रीभद्रा के पास इलाज कराने जाता है, मगर उसको एक चैलेंज देता है कि उसे बिना किसी दवाई खिलाए या फिर बिना छुए उसका ट्रीटमेंट करना होगा। राहुल श्रीभद्र खिलजी की सारी शर्तें मान लेता है और उसे कुरान पढ़ने के लिए देता है और खिलजी से कहता है कि रोज उसे इस कुरान का एक एक पेज पढ़ना है। खिलजी ऐसा ही करता है और कुछ दिनों में खिलजी की बीमारी में सुधार आने लगता है और सबको शौक होता है कि कैसे इसने बिना दवाई खिलाए और बिना छुए खिलजी का इलाज करा। बाद में जब खिलजी पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो राहुल श्रीभद्र से पूछता है कि कैसे उसने उसका ट्रीटमेंट बिना छुए और बिना दवाई खिलाए किया। राहुल श्रीभद्र बताता है कि उसने कुरान के पन्नों में कुछ दवाइयां लगा गई थी, जिससे वो जब वो पेजों को पलटता था तो वो दवाई उसके अंगुली में लगने के बाद उसके मुंह में जाती थी, जब वो पेजों को पलटने के लिए अपने मुंह में हाथ लगाता था। खिलजी ये सब जानने के बाद बहुत चौंकता है और उसे ये सब समझ में नहीं आता है कि कैसे एक प्रोफेसर उसके राज्य के डॉक्टर और उसके वेदों से इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। चीजें उसे अंदर से झकझोर देती है और वो इसी चिढ़ में इस पूरी नालंदा को और इस पूरी लाइब्रेरी के ज्ञान को खत्म करना चाहता है और तभी कहते हैं कि उसने इस पूरी लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। एक ऐसी ही कहानी और जुड़ी है। खिलजी को एक बार कुरान ढूंढनी थी, जिसके लिए वो उस लाइब्रेरी में भी गया, लेकिन उसको वहां कुरान मिलती नहीं है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर इस पूरी लाइब्रेरी को तबाह कर देता है। हालांकि इन सब चीजों का आज तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो इन सब बातों को पुख्ता करते हैं कि ये सब चीजें पहले हुई थी। और भी कुछ मिथें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि जब नालंदा की लाइब्रेरी को आग लगाई गई तो वो महीनों तक जलती रही, लेकिन इस बात का भी आज तक कोई सबूत नहीं मिल पाया। ये थी कहानी नालंदा के शुरू होने से उसके खाक में मिलने तक का, जब 12th सेंचुरी में खिलजी ने इसमें अटैक करा और पूरी नालंदा को, उसकी लाइब्रेरी को, सालों की नॉलेज को, सालों के कल्चर को और मॉन्क्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। इसमें अटैक होने के बाद 600 सालों तक ये लाइब्रेरी, ये नॉलेज, ये नालंदा लोगों के दिमाग से और पूरे इतिहास से पूरी तरह से गायब रही। लेकिन जैसा आपसे मैंने पहले कहा था, इतिहास को हम तो भूल सकते हैं, लेकिन इतिहास अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल के जरूर रखता है। और ऐसा ही हुआ
1812 में स्कॉटिश सर्वेयर फ्रांसिस बकमैन और हैमिल्टन, जिनके बारे में पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं, वो इस साइट का सर्वे करते हैं और इस साइट को डिस्कवर करते हैं। बाद में इस पूरी साइट को नालंदा के तौर पे देखा जाता है जब अलेक्जेंडर कनिंघम इस पूरी साइट का सर्वे करते हैं। इसके बाद इस जगह की और इस साइट की खुदाई धीरे धीरे चलती रही और बहुत से राउंड्स में इस जगह की खुदाई करी गई ताकि इतिहास को और अच्छी से देखा जाए और नालंदा के बारे में और जाना जाए, जिसके बारे में हम वीडियो में आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं। हालांकि नालंदा आज तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, तो कुछ पार्ट और कुछ ही हिस्से इसके आज तक डिस्कवर हुए। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट एक रिजोल्यूशन पास करती है नालंदा को फिर से रिवाइव करने के लिए, और इस रिजोल्यूशन के पास होने के बाद नालंदा को फिर से बनाया जाता है उसी राजगीर में जहां ये एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी। इसके बनने के बाद इसके फर्स्ट चांसलर वो थे अमर्त्य सेन। ये नालंदा के सपोर्ट में बहुत सारे हमारी मेंबर कंट्रीज, जो हमारी फ्रेंड कंट्रीज भी हैं, वो सब इसके सपोर्ट में थी। और इसी साल 2024 में 19 जून को हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, वो इसके एक नए कैंपस को इनॉग्रेट भी करते हैं। और इस कैंपस के फिर से बनने के बाद नालंदा एक बार फिर से खुद को इतिहास के पन्नों में जीवित कर देती है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो इतिहास का काला पन्ना सुनहरे अक्षरों में बदल जाए और नालंदा एक बार फिर से पूरी दुनिया का एक एजुकेशन हब बने। थैंक यू।